हेलो स्टूडेंट्स, नाइन्थ क्लास में आपने नेचुरल नंबर्स, होल नंबर्स, इंटीजर्स, रैशनल नंबर्स, इरेशनल नंबर्स और ये सारे मिलके बन जाते हैं रियल नंबर्स, इसके बारे में पढ़ा है। अब इस 10th क्लास में आप रियल नंबर्स के बारे में और पढ़ेंगे। ये सारी डेफिनेशन अब इसको ध्यान से पढ़ लो ताकि आपको याद आ जाए सारी डेफिनेशंस और नंबर्स के बारे में। नाउ आई एम गोइंग टू एक्सप्लेन यूक्लिड डिवीजन लेमा। यूक्लिड कौन था? एक मैथमेटिशियन था। लेमा मीन्स रूल होता है। यूक्लिड ने डिवीजन के बारे में एक रूल दिया और उसका नेम रख दिया यूक्लिड डिवीजन लेमा। ठीक है, इसकी स्टेटमेंट देखो, आपको याद भी करनी है, पेपर में लिखनी भी आ सकती है। पहले इसका मीनिंग समझ लो अच्छी तरह से, तभी आप क्वेश्चंस में इसको अप्लाई कर सकते हो। इट स्टेट्स दैट फॉर एनी टू पॉजिटिव इंटीजर्स a and b there exist unique whole numbers q and r such that a is equal to bq plus r और r की वैल्यू 0 और b के बीच में है और 0 के इक्वल भी हो सकती है। अब देखो इसका मीनिंग क्या है। इसका मीनिंग समझने से पहले आप नीचे वाले पोर्शन का समझो मीनिंग, कि अगर हम कोई दो नंबर्स a और b ले लें, a इज ग्रेटर देन b, कि a जो है b से ग्रेटर देन है, तो अगर a को b से डिवाइड करते हैं तो हमारा क्वोशिएंट q आता है और जो रिमाइंडर है वो r बनता है। तो ये हमने लोअर क्लासेस में भी किया हुआ है। डिविडेंड इज इक्वल टू डिवाइजर मल्टीप्लाई क्वोशिएंट प्लस रिमाइंडर, कि इन दोनों को मल्टीप्लाई करके उसमें रिमाइंडर प्लस करेंगे तो वो a के इक्वल आएगा। तो यही तो यूक्लिड ने बोला है कि a इज इक्वल टू बी क्यू प्लस आर। तो ये a क्या था? डिविडेंड था। b क्या था? डिवाइजर था। q क्या था? क्वोशिएंट था। और r क्या था? रिमाइंडर था। और लेकिन अब आपको ये बात याद रखनी है कि a शुड बी ग्रेटर देन b, तभी हम a को b से डिवाइड कर सकते हैं। और बाकी एक और कॉन्सेप्ट उसने बोल दिया रिमाइंडर के बारे में, कि रिमाइंडर कहाँ से कहाँ तक लाई होता है, वो 0 से लेके b के बीच में लाई करता है। रिमाइंडर 0 के इक्वल भी हो सकता है, आप देखते ही हो जब हम डिवाइड करते हैं तो रिमाइंडर 0 भी आ जाता है। और ये बात आपको याद रखनी है कि नेगेटिव रिमाइंडर नहीं आता, तभी वो 0 से बड़ा है रिमाइंडर और b से छोटा है। b क्या था? जिससे हम डिवाइड कर रहे हैं, डिवाइजर। अब देखो कोई भी एग्जांपल ले लो, जैसे 7 को हमने 2 से डिवाइड किया है, तो ये 3 2 6 और रिमाइंडर 1। अब देखो रिमाइंडर, यहाँ पे रिमाइंडर हमारा 0 और 1 ही हो सकता है, मतलब कि 2 से छोटा ही रिमाइंडर हो सकता है। जिससे हम डिवाइड कर रहे हैं हमारा रिमाइंडर उससे छोटा ही हो सकता है। और अगर हम किसी नंबर को मान लो 100 से डिवाइड करते हैं तो हमारा रिमाइंडर 0 से लेके 99 तक हो सकता है। ठीक है, 100 के बराबर नहीं हो सकता हमारा रिमाइंडर और 100 से ज़्यादा भी नहीं हो सकता और नेगेटिव भी नहीं होता। ये आप स्टार्टिंग से डिविजन्स करते आए हो, आपको पता ही होगा। कभी भी आपने देखा है कि रिमाइंडर हमने नेगेटिव किया हो, या जिस नंबर से हम डिवाइड कर रहे हैं उससे बड़ा रिमाइंडर हो? कभी नहीं आएगा, आप चाहे जितने मर्जी डिविजन्स करके देख लो। नाउ सी क्वेश्चन नंबर 1 ऑफ एक्सरसाइज 1.1 चैप्टर 1 रियल नंबर्स। यूज यूक्लिड डिवीजन एल्गोरिदम टू फाइंड द HCF ऑफ 135 एंड 225। इसमें क्या है, हमें इन दोनों नंबर्स का HCF निकालना है। ठीक है, और यूज़ क्या करना है? यूक्लिड डिवीजन लेमा। तो पहले आपने रफ वर्क में इस तरह से, जैसे आप छोटी क्लासेस में इन दो नंबर्स का HCF निकालते थे, वो निकाल लेना है। कैसे करना है? 225 को 135 से डिवाइड किया तो 1 क्वोशिएंट आ गया और रिमाइंडर 90 आ गया। फिर जो ये वाला 135 था हमने यहाँ पे लिख दिया और 90 से डिवाइड किया तो रिमाइंडर 45 आ गया। फिर ये वाला 90 हमने यहाँ पे लिख दिया और इसको डिवाइड किया, और ये हमने तब तक डिवीजन इस तरह से करी जानी है जब तक रिमाइंडर 0 नहीं आ जाता। आप लोअर क्लासेस में इस तरह से HCF निकालते थे, वो आपने साइड पे निकाल लेना है। लेकिन अब हमने यूज़ क्या करना है? यूक्लिड डिवीजन लेमा, और इसी डिवीजन्स को हमने यूक्लिड डिवीजन लेमा की फॉर्म में कन्वर्ट कर देना है। तो अप्लाइंग यूक्लिड डिवीजन लेमा एल्गोरिदम a इज इक्वल टू बी क्यू प्लस आर, वेयर 0 लेस देन और इक्वल टू r लेस देन b।
इसी तरह से हम लगाते हैं, ए को हमने 225 ले लिया और बी को 135। अब आपने जो भी नंबर बड़ा होगा उसको ए लेना है और जो नंबर छोटा होगा उसको बी लेना है, और फिर ये हमने यूक्लिड डिवीज़न लेमा अप्लाई कर दिया और इसमें हम अपने ए बी की वैल्यूज़ लगा देनी है। और क्यू और आर क्या है, कोशेंट और रिमाइंडर, वो हमने यहाँ से देखने हैं। हमारा इसमें कोशेंट ये बन गया और रिमाइंडर ये बन गया, तो हमने यहाँ पे कोशेंट, ये वाला कोशेंट 1 यहाँ पे लगा दिया और रिमाइंडर ये 90 था यहाँ पे लगा दिया। और ये तब तक प्रोसेस करी जाना है हमने जब तक हमारा रिमाइंडर 0 नहीं आ जाता। तो इसका मतलब पहले केस में रिमाइंडर 90 आया, नॉट इक्वल टू 0 आ गया। अब हम क्या करेंगे, अब 90 को और ये वाला 135 को लेके दोबारा से डिवाइड करेंगे, तभी हमने पहले से डिवाइड करके रख ली हुई है। अब 135 और 90 पे यूक्लिड डिवीज़न लेमा लगाया तो ये आ गया। अब हमारे पास क्या है, जो हमारा ए है ये 135 है और बी जो है 90 है, तो बी इज इक्वल टू बी क्यू प्लस आर। ए की जगह पे 135 लिख दिया और बी हमने 90 लिख दिया और कोशेंट हमारा ये था और रिमाइंडर हमारा 45 था, यहाँ पे 45 लिख दिया। अभी भी रिमाइंडर हमारा 45 के इक्वल आया, नॉट इक्वल टू 0 आया। तो फिर हम दोबारा से डिवाइड करेंगे। अब जब दोबारा से डिवाइड करेंगे तो ये हमारे पास ए की वैल्यू हो जाएगी, ये हमारे पास बी की वैल्यू हो जाएगी। तो जब हमने 90 को 45 से डिवाइड किया तो कोशेंट हमारा 2 आ गया और रिमाइंडर 0 बन गया। तो इसमें ए की वैल्यू 90, बी की वैल्यू 45, क्यू हमने डिवाइड करके देखा 2 आ गया और रिमाइंडर हमारा 0 था, ये 0 आ गया। तो अब ये प्रोसेस स्टॉप हमारा 0 आ गया। और लास्ट वाला जो ये 45 था, लास्ट वाला जो हमारा रिमाइंडर था 0 से पहले वाला रिमाइंडर, या तो वो कह सकते हो या फिर जो लास्ट वाली आपकी ए की वैल्यू जो हमने यूज़ की थी, मतलब कि लास्ट वाला जो डिवाइज़र था वो हमारा HCF बन गया। दैट इज़ HCF of 225 and 135 is equal to 45. So remainder is equal to 0. The process stops and HCF of 225 and 135 is equal to 45. Now I am going to explain question number 2 of exercise 1.1. Show that any positive odd integer is of the form 6q plus 1 or 6q plus 3 or 6q plus 5 where q is some integers. क्या मीनिंग है स्टेटमेंट का कि कोई भी पॉजिटिव ऑड इंटीजर है उसको हमने शो करना है कि वो 6q प्लस 1, 6 और या फिर 6q प्लस 3 या फिर 6q प्लस 5 की फॉर्म में होगा वेयर q इज सम इंटीजर्स। तो इसके लिए जब इस तरह से क्वेश्चन हो ना 6q प्लस 1, तो जो q के साथ लगा होता है उसको हम b की वैल्यू लेते हैं और a कोई भी पॉजिटिव इंटीजर्स ले लेते हैं। लेट a बी एनी पॉजिटिव इंटीजर, वो हमने इस पॉजिटिव इंटीजर के लिए चूज़ किया है। लेट a बी एनी पॉजिटिव इंटीजर्स और b की वैल्यू 6 कहाँ से ली, जो q के साथ लगा होता है। जो भी अगर आपको कोई एक्स्ट्रा क्वेश्चंस भी आ जाए तो जो भी q के साथ लगा है तो आपने वो b की वैल्यू लेनी है। अब ये a हो गया कोई भी पॉजिटिव इंटीजर्स और b हमने 6 ले लिया। 6 कैसे कहाँ से लिया कि q के साथ जो नंबर लगा है वो ले लिया हमने। अब इन दोनों नंबर्स पे हमने यूक्लिड डिवीज़न एल्गोरिदम अप्लाई किया। तो क्या होता है, a इज इक्वल टू बी क्यू प्लस आर होता है ना, तो b की जगह पे 6 लग गया और रिमाइंडर 0 और 6 के बीच में हो गए। यहाँ 0 लेस देन और इक्वल टू आर लेस देन और इक्वल टू b होता है ना, b हमने 6 लिया हुआ तो इसलिए यहाँ पे हम 6 लगा देंगे। तो इसका मतलब a इज इक्वल टू 6q प्लस आर, और r की वैल्यू कहाँ कौन कौन सी हो सकती है, इसके अकॉर्डिंगली 0 से लेके 5 तक हो सकती है। मतलब कि अगर हम किसी भी नंबर को 6 से डिवाइड करते हैं तो हमारे ये वाले रिमाइंडर्स ही हो सकते हैं, 0, 1, 2, 3, 4 एंड 5, यही वाले रिमाइंडर्स हो सकते हैं। अब ये वाले सारे रिमाइंडर्स ले लेके हम अलग अलग केस यहाँ डिस्कस करेंगे। फॉर r इज इक्वल टू 0, अगर r 0 है तो यहाँ a की वैल्यू कितनी बन जाएगी, 6q प्लस r 0 बन गया तो a इज इक्वल टू 6q रह गया।
तो 6 को हम कैसे लिख सकते हैं, 2 इंटू 3। एक्चुअली में हमने अब ये शो करना है कि इवन ऑड अलग अलग करने हैं, क्योंकि क्वेश्चन में हमें ऑड दिया हुआ था। तो हमने 6 क्यू को हम 2 इंटू 3 क्यों लिख सकते हैं, 2 मल्टीप्लाई समथिंग अगर आ जाए तो वो इवन होगा। तो इसका मतलब अगर रिमाइंडर 0 है तो हमारे ए की वैल्यू इवन होगी। और ऐसे ही अगर रिमाइंडर 1 है तो ए इज इक्वल टू 6 क्यू प्लस 1। यहाँ पे हमने आर की वैल्यू 1 लगा दी है, तो इसमें से अब हम 2 कॉमन नहीं निकाल सकते, 6 क्यू प्लस 1, ठीक है ना। 6 क्यू अगर इवन था तो उसमें 1 प्लस कर दिया तो वो ओड होगा, और वैसे भी देखें तो हम इसमें से 2 कॉमन नहीं निकाल सकते, तो ये ए की वैल्यू क्या बन जाएगी, ओड बन जाएगी। इसी तरह अब नेक्स्ट रिमाइंडर लगाते हैं। अगर आर की वैल्यू 2 होगी तो ए इज इक्वल टू 6 क्यू प्लस 2, आर की जगह पे 2। अगर आर की वैल्यू 2 है तो ए की वैल्यू 6 क्यू प्लस 2 बन जाएगी। और इसमें से हम 2 कॉमन निकाल सकते हैं, 6 और 2 में से 2 कॉमन निकाल दिया तो 2 इंटू समथिंग, 2 को अगर किसी नंबर से मल्टीप्लाई करें तो वो इवन बनता है। इसी तरह से आर इज इक्वल टू 3 के लिए किया, यहाँ से हम 2 कॉमन नहीं निकाल सकते तो ये ऑड है, और जब आर की वैल्यू यहाँ से नेक्स्ट वैल्यू आर की 4 लगाई है तो हम 2 कॉमन निकाल सकते हैं, तो ये इवन बन गया। और आर 5 लगाया तो फिर 6 क्यू प्लस 5 बन गया, और हम 2 कॉमन नहीं निकाल सकते तो ओड बन गया। और हमने कौन से केसेस कंसिडर करने हैं, सिर्फ ओड वाले, क्योंकि क्वेश्चन में हमें ऑड दिया हुआ था। तो हमने लिखना है 4 आर इज इक्वल टू 1, 3 एंड 5, ए इज ओड। तो आर की हमने ये 3 वैल्यू ही कंसिडर करनी है, 1, 3 एंड 5, क्योंकि इस केस में हमारे आर ऑड आया था। ऑड ही क्यों लिया है हमने यहाँ पे, ऑड ही क्यों लिया है, क्योंकि क्वेश्चन में हमें ऑड दिया हुआ था। अगर इवन दिया होता तो हम इवन वाले केसेस ले लेते, ठीक है। किसी एक्स्ट्रा क्वेश्चंस में आपको इवन वाले केसेस भी हो सकते हैं, फिर यहाँ फॉर्म भी चेंज होगी। तो जो क्वेश्चन में दिए उसके अकॉर्डिंगली आपने ले लेना है। ए इज ऑड, तो हमने आर की ये वैल्यू ले ली, तो इसका मतलब ए हमारा किस किस फॉर्म में हो सकता है, ऑड वाला लेना है ना। 6 क्यू प्लस 1, ये देखो 6 क्यू प्लस 1 आ गया, 6 क्यू प्लस 3, ये 6 क्यू प्लस 3 आ गया, और ये 6 क्यू प्लस 5 आ गया। तो इस तरह से अगर कोई ऑड वैल्यू लेते हैं तो ए की वैल्यू कोई भी नंबर्स हमारा 6 क्यू प्लस 1, 6 क्यू प्लस 3 एंड 6 क्यू प्लस 5 की फॉर्म में हो सकता है। So we take only odd value, any positive integer of the form 6q plus 1, 6q plus 3 and 6q plus 5 is odd. Now see question number 3. An army contingent of 616 members is to be marched behind any army band of 32 members in a parade. Two groups are to be marched in the same number of columns. What is the maximum number of columns in which they can march? तो ये अब देखो, इस क्वेश्चन में हमने 616 और 32 को मैक्सिमम नंबर ऑफ कॉलम्स में अरेंज करना है। तो इसके लिए हमें क्या चाहिए, 616 और 32 का फैक्टर चाहिए, इनको इक्वल नंबर ऑफ कॉलम्स में अरेंज करने के लिए। और वर्ड लिखा है मैक्सिमम नंबर ऑफ कॉलम्स, तो इसलिए हम HCF निकालेंगे। तो जब भी मैक्सिमम वर्ड आ जाए ना तो अब आपने HCF निकालना है, और HCF हमने यूक्लिड डिवीज़न लेमा यूज़ करके निकालना है, क्योंकि तभी आपको पूरे मार्क्स मिलेंगे। क्योंकि अब 10th क्लास में आपने सीधा नहीं निकाल देना HCF, और मैक्सिमम वर्ड से आपने याद रखना है कि आपको HCF निकालना होता है।